हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हमने बात की थी वायर्ड जो ट्रांसमिशन मीडिया था, मतलब जो तार वाला ट्रांसमिशन मीडिया था, उसके बारे में बात की थी कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। मिसगाइडेड जो मीडिया था जिसके अंदर कौन सी वायर्स यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया है, ठीक है ना, आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेतार प्रेषण माध्यम मींस वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, किसको बोला जाता है, वो सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले इनमें कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर तक संकेतों के प्रसारण के लिए तार अथवा केबल का उपयोग न कर ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए यहां पर बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, मींस चुंबकीय तरंगों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है इनके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय तरंगों के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब मीडियम की बात करें तो मीडियम का मतलब है यहाँ पर जैसे कोई भी ट्रांसमिशन है और यहाँ पर रिसीवर है, ठीक है ना, मतलब यहाँ ट्रांसमिट करने वाला है और यहाँ रिसीव करने वाला है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक मीडिया होता है जहां पर आप बात करते हैं दोनों के बीच में मीडियम क्या होता है, ठीक है ना। तो वही आपका माध्यम जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको ट्रांसमिशन करना है तो वायरलेस ट्रांसमिशन के अंदर यहाँ पर किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें अनिर्दिष्ट माध्यम मींस अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। प्रयुक्त होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों और युक्तियों के आधार पर मुख्यतः बेतार संचार माध्यम निम्न है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रेडियो वेव्स। कौन सा है? सबसे पहला है रेडियो वेव या रेडियो तरंग। रेडियो तरंग क्या होती है, इसकी क्या वेवलेंथ होती है, वो सारी चीजें बात करेंगे। यहाँ देखिए रेडियो तरंगें आसानी से उत्पन्न की जा सकती है तथा लंबी दूरी तक पहुंच सकती है। ऊंची इमारतों व अन्य बाधाओं को यह आसानी से पार कर जाती है। डाटा संचरण में इन तरंगों का बहुतायत में उपयोग हो रहा है। रेडियो तरंगें प्रेषित मींस ट्रांसमीटर से सभी दिशाओं में विचरण कर सकती है जिससे प्रेषक व प्राप्तकर्ता का एक ही पंक्ति में रहना आवश्यक नहीं होता है। समझ गए आप? कहने का मतलब है आपको यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होगा वो चारों तरफ होगा। चारों तरफ होने का मतलब है यहाँ पर अगर ट्रांसमिशन है तो वो क्या करेगा, चारों दिशाओं के अंदर अपना ट्रांसमिशन करेगा। किसके अंदर करेगा? चारों दिशाओं के अंदर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया है कि हम जो भी ट्रांसमिशन करेंगे वो कौन सा होगा? चारों दिशाओं के अंदर होगा। मतलब यहाँ पर एक ही पंक्ति में होना जरूरी नहीं है कि अगर आपका यहाँ ट्रांसमीटर है तो आपको यहीं पे आपका रिसीवर होना चाहिए जिससे आपका जो ट्रांसमिशन है वो आपका कंप्लीट हो सके। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रेडियो संचार टेलीग्राम संदेशों के प्रसारण में काफी समय से प्रयुक्त हो रहा था। यह संचार कम संचरण गति एवं न्यून आवृत्ति पर होता था, किंतु अब रेडियो प्रसारण में VHF जो है आपका वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है UHF तथा सुपर हाई फ्रीक्वेंसी के उपयोग से अत्यधिक तीव्र गति से डाटा संचरण संभव हो गया है। अब आपके सामने एक जो डायग्राम है, ठीक है ना, ये है आपका वेव्स का डायग्राम है। मींस जो डायग्राम है वो वेवलेंथ को बताता है कि इसकी वेवलेंथ क्या है और कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ फुल वेवलेंथ के अंदर, मतलब आपको पूरी पिक्चर्स के अंदर बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए ये आपकी पिक्चर है। इस पिक्चर में देखिए आपको यहाँ पर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसकी वेवलेंथ है यहाँ लॉन्गर होती है और यहाँ शॉर्टर होती है। जैसे आप ऐसे ऐसे जाते जाते हैं, मींस आप जिस तरफ जाते हैं, मतलब राइट हैंड साइड में जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी? लॉन्गर से शॉर्टर होती जाएगी। यहाँ देखिए 10 की पावर 1, 10 1 1, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5 और ये आपकी बढ़ती बढ़ती 10 की पावर -12 तक चली जाती है। तो मतलब ये क्या हो रही है? वेवलेंथ इसकी छोटी होती जा रही है। यहाँ पर इसकी वेवलेंथ बड़ी है, मतलब यहाँ देखिए 100 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 1 है, इस टाइप से। तो ये है आपका डायग्राम जिसके अंदर आपकी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे मैंने आपको यहाँ पर शो कर दी है। ओके, अब बात करते हैं आगे की। अब यहाँ देखिए अब हम बात करने वाले हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो गया है? माइक्रोवेव जिसमें यूज की जा रही है, जिसके अंदर आपकी जो वेव है वो कैसी है? माइक्रोवेव है। सूक्ष्म तरंग प्रसारण उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों के माध्यम से होता है। इस माध्यम का उपयोग कर केबल डालने की समस्याओं से बचा जा सकता है। जिन स्थानों पर केबल डालना दुष्कर होता है वहां यह माध्यम काफी उपयोग सिद्ध होता है। सूक्ष्म तरंगे केवल एक सीधी रेखा में चल सकती है। इनके मार्ग में कोई भी बड़ी इमारत, पहाड़, अन्य बाधा आ जाने पर यह उन्हें पार नहीं कर सकती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जो माइक्रोवेव्स है उसके अंदर आपको जो भी ट्रांसमिशन है वो कैसा होगा? एक लाइन के अंदर होगा। मतलब आपका यहाँ ट्रांसमिशन है और यहाँ पर आपका रिसीवर है, तो आपका जो भी
ट्रांसमिशन हो रहा है वो एक सीधी रेखा में होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कुछ रख देते हैं बीच के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाधित हो जाएगा और आपका ये ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। यह आवश्यक होता है कि प्रेषण मींस ट्रांसमीटर और रिसीवर एक सीधी दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट में हो। इसके लिए प्रेषण एंटेना और ग्राहक एंटेना को काफी ऊंचाई पर एक सीधी रेखा में लगाया जाता है। ओके, पहाड़ियों पर अथवा ऊंचे स्थानों पर लगे ऊंचे टावर वास्तव में माइक्रोवेव टावर ही होते हैं। दूरी अधिक होने पर पृथ्वी की गोलाई भी सीधी दृष्टि में बाधित बन जाती है, फलस्वरूप संचरण बाधित हो जाता है। इस समस्या का हल प्रेक्षक व ग्राहक के बीच रिपीटर्स लगाकर किया जाता है। सामान्यतः हर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह रिपीटर लगाए जाते हैं। दो एक के बाद आने वाले रिपीटर सीधी रेखा में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए यह है आपका ट्रांसमीटर और यहाँ पर है आपका क्या, जो भी आपने जो टावर लगाया है वो टावर है, यहाँ पर दोनों टावर है, यहाँ पर सेंडर है और यहाँ रिसीवर है। ठीक है, मींस ट्रांसमीटर और रिसीवर है। तो यहाँ जो भी इनपुट दे रहा है वो और आपका यहाँ पर आउटपुट आपको जो मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि आपको यहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर के बाद में जो भी जो दूरी है उसके बाद में क्या लगाना होता है, यहाँ लगाना होता है एक रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर आपका जो भी डेटा है उसको क्या करता है, उसको वापस उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर वापस लाने का कार्य करता है। ओके, बात करते हैं आगे। माइक्रोवेव संकेत दूरी के साथ कमजोर भी पड़ जाते हैं। रिपीटर्स इन संकेतों को परिवर्तित मींस एम्पलीफाई भी करते हैं। माइक्रोवेव संचरण अपेक्षाकृत सस्ता साधन है, किंतु यह मौसम पर आधारित है। खराब मौसम में संचरण की गुणवत्ता घट जाती है। माइक्रोवेव संचरण अधिकांश लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, सेल्युलर फोन, टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारण आदि में प्रयुक्त होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब भी कई बार मौसम खराब होता है तो यहाँ पर आपको जो सेल्युलर फोन है वो काम करना बंद कर देता है या उसके अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। टेलीफोन संचार जो होता है वो भी कई बार बाधित हो जाता है जब आपका कोई मौसम खराब होता है। और टेलीविजन कार्यक्रम जो आपका जो प्रसारण होते हैं, ठीक है ना, जो यूज किए जाते हैं उसके अंदर आपका क्या होता है, वहां पर उसका प्रसारण भी रुक जाता है। अब बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आज के टाइम में जो यूज किया जाता है मैक्सिमम वो होता है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा कई सिनेमाघरों के अंदर भी, या आपका जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा होता है, जिससे हम जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो ज्यादा बेटर होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा बेटर होती है। इस संचरण में सूक्ष्म तरंग संकेतों का ही उपयोग किया जाता है, किंतु इनकी आवृत्ति भूमि पर माइक्रोवेव संचरण में प्रयुक्त होने वाले संकेतों से अधिक होती है। संचार उपग्रह सामान्यतः भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर एक भूस्थिर कक्षा मींस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित होते हैं। भूस्थिर कक्षा में उपग्रह की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर होती है, अतः यह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव एक ही बिंदु पर स्थित रहता है। देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम बता रखा है, डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं। जो भी हम ट्रांसमिशन करते हैं यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रांसमिशन अर्थ स्टेशन है वहां पर एक टावर लगा है, वो क्या करता है, वो आपका अपलिंक करता है। अपलिंक करने का मतलब है जो भी डेटा है उसको अपलिंक के थ्रू यहाँ पर डाउनलोड करता है या भेजता है। अप मतलब ऊपर की तरफ और लिंक मतलब यहाँ पर दोनों को जोड़ना। तो सैटेलाइट को यहाँ पर जोड़ता है और डाउनलिंक क्या करता है, डेटा को नीचे की ओर भेजता है। इसलिए यहाँ पर इसका जो ये जो लिंक होता है इसको डाउनलिंक बोला जाता है। और रिसीविंग अर्थ स्टेशन जो भी आपका रिसीव डेटा कर रहा है। संचार उपग्रह को एक माइक्रोवेव रिले स्टेशन माना जा सकता है। उपग्रह के अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सीधी दृष्टि रेखा मींस लाइन ऑफ साइट की समस्या भी नहीं रहती है। भूमध्य रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं। इनके संकेत पृथ्वी के किसी भी स्थान पर प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर केवल आपको कितने चाहिए होंगे, केवल 3 संचार उपग्रह आपको यहाँ पर चाहिए होंगे पूरी के पूरे जो आपकी अर्थ है उसको कंप्लीट करने के लिए। मतलब यहाँ पर पूरी जो अर्थ है उसको कवर करने के लिए आपको केवल 3 सैटेलाइट चाहिए होंगे। ओके, 3 सैटेलाइट से आप पूरी जो भी आपकी हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है उसको यहाँ पर कवर किया जा सकता है। फिर यहाँ बात करते हैं, यहाँ देखिए 3 आपको सैटेलाइट चाहिए होंगे। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, तो यहाँ पर आपको अर्थ दिख रही है, जो अर्थ के अंदर जो पूरी की पूरी अर्थ है वो कवर की जा सकती है। ये कई बार क्वेश्चन आपके बन भी सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उपग्रह संचरण में 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति के संकेतों को पृथ्वी से प्रेक्षित द्वारा अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह को भेजा जाता है। लंबी दूरी 36,000 किलोमीटर तय करने के कारण यह संकेत क्षीण हो जाते हैं। उपग्रह पर लगे ट्रांसपॉन्डर द्वारा इन संकेतों को शक्तिशाली बनाकर पुनः पृथ्वी पर भेजा जाता है। पृथ्वी पर इन संकेतों को कितनी ही ग्राही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
उपग्रह को संकेत प्रेषित करने व प्राप्त करने के लिए अलग अलग आवृत्तियां काम में ली जाती है, जिससे ये संकेत एक दूसरे से बाधित नहीं होते हैं। उपग्रह संचरण का उपयोग अत्यधिक लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण, अंतरराष्ट्रीय संचार आदि में किया जाता है। उपग्रह सुदूर व पृथकृत स्थानों से संचार का एक अत्युत्तम साधन है, किंतु कक्षा में उपग्रह स्थापित करना अत्यधिक खर्चीला होता है। फिर बात करते हैं इंफ्रारेड ट्रांसमिशन की। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन क्या करता है, यहाँ देखिए, इसमें डेटा प्रेषण के लिए इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सस्ता, सुरक्षित और आसानी से काम में लिया जा सकने वाला संचरण माध्यम है। इसका उपयोग कम दूरी के संचरण में किया जाता है। अवरत किरण संचरण हेतु प्रेषक व प्राप्तकर्ता के मध्य कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। अवरत किरण संकेत अत्यधिक तीव्र आवृत्ति पर कार्य करते हैं, जिससे इनकी डाटा संचरण गति बहुत तेज होती है। आपने देखा होगा कई बार, इंफ्रारेड की बात करें हम यहाँ पे, जो आपका रिमोट होता है, ठीक है ना, आप जो घर के अंदर जो आपका टीवी का रिमोट है, चाहे आपके एसी का रिमोट है, ठीक है ना, तो एसी का जो रिमोट होता है या जो टीवी का रिमोट होता है, उसके अंदर जो इंफ्रारेड रेज होती है वही आपका कार्य करती है, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, आप डेटा का संचरण करते हैं। टेलीविजन या म्यूजिक सिस्टम आदि के रिमोट में संचरण के लिए अवरत किरणों का ही उपयोग किया जाता है। इससे घर के भीतर लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। किसी एक बड़े कमरे में रखे कंप्यूटर अवरत किरणों के माध्यम से जुड़े जा सकते हैं। फिर मैं यहाँ बात करता हूँ वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, जो आज के टाइम में आप बहुत उपयोग करते हैं, ठीक है ना। आपने कई बार अपने फोन के अंदर जो हॉटस्पॉट के द्वारा जो भी नेट लिया होगा या नेट को चलाया होगा, वही आपका क्या है, वही आपका वायरलेस फिडिलिटी है। वाईफाई नेटवर्क पर कंप्यूटर को बिना तारों के जोड़ने का काम करने वाली आज की लोकप्रिय तकनीक है। असल में यह एक वायरलेस नेटवर्क है। इसे WLAN, ठीक है ना, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है, जो IEEE मींस इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर आधारित है। वाईफाई एलियांस कंपनी का ट्रेडमार्क है। आजकल वाईफाई युक्ति पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन, प्रिंटर्स, अन्य बहुत सी युक्तियों में इंस्टॉल होती है। वाईफाई समर्पित युक्ति आपकी इंटरनेट से जुड़े वायरलेस नेटवर्क की पास में आने पर बिना तार लगाए इंटरनेट से जुड़ सकती है। वाईफाई का कवरेज क्षेत्र कुछ कमरों से लेकर एक शहर की सीमाओं तक हो सकता है। वाईफाई आपने यूज किया होगा, आप जब भी जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पर आपको वायरलेस वाईफाई की सुविधा दी जाती है। तो यहाँ पर जो वायरलेस है वो क्या कहता है कि वायरलेस आपका हम एक तरह का क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है ना, जो कैसा है, जो आपका वायरलेस है। वाईफाई सेलफोन, टीवी, रेडियो की तरह सूचना प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इस युक्ति से जब कोई कंप्यूटर डाटा संचारित करना चाहता है तो डाटा को पहले वायरलेस एडेप्टर द्वारा रेडियो सिग्नल में बदला जाता है। एंटीना का उपयोग करके इसे प्रसारित कर दिया जाता है। वायरलेस राउटर संकेत प्राप्त करता है और इसे डिकोड करता है। राउटर इंटरनेट को वायर्ड इथरनेट कनेक्शन का उपयोग कर जानकारी भेजता है। यह प्रक्रिया उलट भी होती है। जब राउटर इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करता है तो इस रेडियो सिग्नल में बदलता रहता है और इस सिग्नल को वायरलेस एडेप्टर को भेजता है। देखिए ये इतना जो आपको लिखा है, ठीक है ना, मैं आपको सिंपल शब्दों के अंदर समझा देता हूं। ये जो प्रक्रिया हो रही है वो क्या हो रही है कि जब भी आपका क्या करता है, जब भी कोई कनेक्शन स्थापित किया जाता है तो उसके अंदर क्या होगा, जो भी आपने सिग्नल भेजा है, ठीक है ना, जो भी आपने सिग्नल भेजा है वो सिग्नल जाता है उस रिसीवर के पास में, ठीक है ना। जो राउटर होता है आपका, जिस राउटर के द्वारा आप वायरलेस प्राप्त कर रहे हैं, वो वायरलेस उस सिग्नल को रेडियो सिग्नल्स में या रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देता है और आगे जो रिसीवर होता है उसके पास में उस डेटा को भेजता है, ठीक है। मतलब आपका जो मेन है, आपका जो मेन इंटरनेट जो आ रहा है वो आपका कहाँ जाता है, राउटर के अंदर, और राउटर आपका क्या करता है, राउटर आपका उस डेटा को कन्वर्ट करके रेडियो वेव्स के अंदर आपका जो डेटा है वो सेंड करता है जो भी रिसीवर है उसके पास में। वाईफाई संचार के लिए इस्तेमाल रेडियो तरंग हुई सेल फोन रेडियो के समान होती है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि इनकी आवृत्ति 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज होती है, जो सेल फोन की आवृत्ति से बहुत अधिक होती है। वाईफाई तरंगों में ज्यादा डाटा ले जाने की भी क्षमता होती है। वाईफाई संचार में 802.11 नेटवर्किंग मानकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये देखिए आपका वाईफाई संचार है, आपके पास में ये राउटर है। राउटर क्या करता है, संकेतों का आपके जो भी रिसीवर है वहां तक वहां पर संचार करने का कार्य करता है रेडियो वेव्स के। आजकल अधिकांश शिक्षण संस्थाओं, कार्यालयों, हवाई अड्डों, होटल आदि में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है। ये वाईफाई के हॉटस्पॉट कहलाते हैं। इन स्थानों पर व्यक्ति अपने वाईफाई समर्पित मींस वाईफाई इनेबल्ड फोन अथवा लैपटॉप के माध्यम से समूचे विश्व से जुड़ सकता है। फिर बात करते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ आपने यूज किया है काफी बार।
देखिए, ब्लूटूथ एक ऐसी बेतार तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आपस में जुड़कर डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। जुड़ने के लिए इसमें रेडियो तरंगों का भी उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ को मूलतः कंप्यूटर से अन्य उपकरणों को जोड़ने वाले तारों की संख्या कम करने के लिए विकसित किया गया था। ब्लूटूथ अपेक्षाकृत कम दूरी, केवल कुछ मीटर तक के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर ब्लूटूथ और वाईफाई के अंदर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ब्लूटूथ आपका क्या करता है, ब्लूटूथ भी आपका जोड़ने का ही कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लूटूथ की जो दूरी है वो क्या है, ब्लूटूथ की दूरी कम है और आपके वाईफाई की दूरी उससे थोड़ी अधिक होती है। आमतौर पर ब्लूटूथ अनुप्रयोग का उपयोग एक हेडसेट को मोबाइल फोन या एक कंप्यूटर, माउस, कुंजी पटल या प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए, मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, वीडियो गेम कंसोल इत्यादि को जोड़ने और सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। ठीक है, फिर यहां बात करते हैं डाटा संचरण के लिए रूप्स, फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। अब डाटा ट्रांसमिशन का जो रूप है वो क्या हो सकता है, दो ही रूप है आपके पास में। सबसे पहला है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। मतलब एक होता है एनालॉग के अंदर, मतलब आपकी वेव्स के अंदर, और दूसरा होता है डिजिटल। डाटा संचरण के रूप देखते हैं। डाटा संचरण के सामान्यतः विद्युत संकेत काम में ले जाते हैं। ये संकेत दो प्रकार के होते हैं, पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल। तो एनालॉग क्या कहता है, ये संकेत समय के सापेक्ष सतत होते हैं। मतलब आपका जो एनालॉग सिस्टम है, जो एनालॉग ट्रांसमिशन है, वो समय के साथ में कंटिन्यूअस होता है, रूप से निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। एक एनालॉग सिग्नल का मान एक दी गई परास में से कुछ भी हो सकता है, और एक टेलीफोन सिस्टम एनालॉग डाटा संचरण का उदाहरण है। डिजिटल के अंदर देखते हैं, ये संकेत असतत मींस डिस्क्रीट होते हैं। एक डिजिटल सिग्नल एक दी गई परास में से कुछ मान ही ग्रहण कर सकता है। यह संकेत ऑन तथा ऑफ अवस्थाओं में संचालित होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डिजिटल के अंदर, बता देता हूं आपको, यहाँ देखिए, जो एनालॉग सिग्नल है वो आपका इस टाइप से होता है, ये आपका टाइम के साथ में चेंज होता है, ये आपका क्या है, ये टाइम है। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं किसकी, डिजिटल की। तो डिजिटल के अंदर आपका जो डेटा होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो ऑन, कुछ टाइम के लिए ऑफ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। लेकिन यहाँ पर ये समय के साथ में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। पहले 0 था, फिर हाई मैक्सिमम पीक पे, फिर वापस 0, फिर वापस नेगेटिव के अंदर, फिर वापस आपका 0। ये आपका इस तरीके से कार्य करता है। तो ये तो है एनालॉग सिग्नल और ये है आपका डिजिटल सिग्नल। आ गया होगा समझ में आपको। कंप्यूटर डिजिटल डाटा काम में लेता है। कंप्यूटर डाटा संचरण के लिए भी डिजिटल सिग्नल्स काम में लिए जाते हैं, किंतु दो कंप्यूटरों के बीच डाटा संचरण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला माध्यम एनालॉग सिग्नल ही संचारित कर पाता है। डाटा संचरण से पहले कंप्यूटर द्वारा भेजे गए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग संकेतों में क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, जिसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसी प्रकार टेलीफोन लाइन में संचरित एनालॉग संकेतों को सीधा कंप्यूटर में नहीं भेजा जा सकता। कंप्यूटर को भेजने से पूर्व एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलना पड़ता है, जिसे डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर दो डेफिनेशन है, मैं आपको दोनों समझा देता हूं। ठीक है ना, सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं, जो भी एनालॉग सिग्नल है, ठीक है ना, जो डिजिटल सिग्नल है, पहले डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं। डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग के अंदर। ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एनालॉग के अंदर। तो जैसे ही एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, एनालॉग के अंदर जब कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेतों में जब कन्वर्ट किया जाता है तो वो कहलाता है आपका मॉड्यूलेशन। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग, ये है मॉड्यूलेशन। ओके, वापस जब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, वो आपका है डीमॉड्यूलेशन। ओके, ये दोनों डेफिनेशन है, आपको ये ध्यान रखनी है। ये देखिए, एनालॉग है डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल कुछ इस टाइप से होता है और डिजिटल सिग्नल इस टाइप से होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने देखा है वायरलेस ट्रांसमिशन क्या होता है, वायरलेस ट्रांसमिशन के कौन कौन से मोड हैं, उनके अंदर कौन कौन सी जो रेज है उनका प्रयोग किया जाता है, उसका क्या रेंज होती है, किस रेंज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। फिर हमने देखा है ट्रांसमिशन के जो रूप हैं या जो फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना, एनालॉग और डिजिटल फॉर्म होते हैं। उसके अंदर दो परिभाषाएं देखी हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, वो दोनों चीजें। इस क्लास में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा वो डाउट क्लास के अंदर या हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डाउट को क्लियर कर देंगे। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, मींस जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है वो रहेगा
कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके अंदर क्या परिभाषा है, उसके अंदर क्या क्या आपके यूनिट्स है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।